हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में मैं आप लोगों को डिस्कस करवा चुका था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अब जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नेम है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यानी कि हमारी जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इनकी रेट कांस्टेंट जो आता है के, उस रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। ये आपके पास 1 मार्क में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है 1 मार्क के अंदर। तो आज हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। देखो, हमें पता है किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स ऑन विच रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। तो इसको हमने कंसंट्रेशन ले लिया ऐसे कैसे, और रेज टू पावर n कर दिया, जिनके ऊपर हमारा रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। अगर जीरोथ ऑर्डर्ड रिएक्शन है तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर्ड रिएक्शन है तो n की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्डर्ड में 2, थर्ड ऑर्डर्ड में 3। तो अब देखो, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। और प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटा करके हमने कांस्टेंट लगा दिया के। कंसंट्रेशन ऐसे कैसे, रेज टू पावर n ऐसे कैसे। अब देखो, हम कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, dx को क्या लिख सकते हैं, dx हमारे पास कंसंट्रेशन हो गया, और dt को क्या लिख सकते हैं, dt हमारे पास टाइम हो गया, इज इक्वल टू के ऐसे कैसे, कंसंट्रेशन की पावर n, इस तरह से आ जाएगा के। प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटा करके कांस्टेंट लगाया के, और इस के को ही रेट कांस्टेंट बोला गया है। अब देखिए, अगर मैं के की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास के किसके इक्वल आया, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर n। तो के हमारे पास इक्वल आ गया कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n डिवाइड बाय टाइम। ये कंसंट्रेशन की पावर 1 है, ये कंसंट्रेशन की पावर n है। ये डिवाइड में जब मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लेकर के जाऊंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, तो पावर 1 की जगह n की जगह क्या हो जाएगी, माइनस n। इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 है, इधर कंसंट्रेशन की पावर माइनस n है, तो दोनों का बेस कंसंट्रेशन ही है, एक की पावर 1 एक की माइनस n, तो क्या लिखे, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n। ये हमने मैथमेटिक्स में सीखा है कि जिसका बेस एक जैसा हो उसकी पावर जो है ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी माइनस n है, तो 1 माइनस n, इसको इकट्ठा लिख दिया। टाइम ऐसे कैसे हमारे पास आ गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, और इधर टाइम डिवाइड में था, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इसको क्या लिखा, टाइम इनवर्स। अब देखिए, हमारे पास कंसंट्रेशन किस में मेजर करते हैं हम, मोल पर लीटर में। तो कंसंट्रेशन की जगह मैं लिख देता हूं मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स। अभी हमारे पास जनरल फॉर्मूला बन गया, इसकी हेल्प से आप किसी भी रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, सबसे पहले जीरोथ ऑर्डर फॉर जीरोथ ऑर्डर्ड रिएक्शन, हमारा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि n की जगह हमने 0 पुट करना है, कर देते हैं। तो k हमारे पास क्या बन गया, मोल पर लीटर 1 माइनस 0
टाइम इनवर्स। तो ये हमारे पास आ गया मोल पर लीटर, क्योंकि 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 ही रहेगा, तो मोल पर लीटर ऐसे कैसे आ गया। और टाइम में अगर आप सेकंड करना चाहें तो सेकंड कर सकते हैं, मिनट करना चाहें तो मिनट कर सकते हैं। मतलब हमारी यूनिट क्या बनी, यूनिट हमारे पास बनी मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर मिनट या पर आवर, डिपेंड करते हो। तो दिस इज द यूनिट ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हमारे पास जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई है। ऐसे हम सारी रिएक्शन की यूनिट निकाल सकते हैं। जीरोथ के बाद अब हम आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें n की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। कर देते हैं पुट। 1 माइनस एन था और n भी हमारा 1 है, तो 1 माइनस 1 आ गया। किसी की भी 1 माइनस 1 जब हम करेंगे तो 0 आएगा। किसी की भी पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, यानी कि ये तो हमारा 1 रह गया। k इज इक्वल टू हमारे पास बचा सिर्फ टाइम इनवर्स, यानी कि हमारी जो यूनिट आई इसे आप सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, मिनट इनवर्स लिख सकते हैं, आर इनवर्स लिख सकते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ टाइम इनवर्स आएगा, मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, आर्स इनवर्स, इस तरह से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की। जीरोथ ऑर्डर की यूनिट मैंने आपको बताई मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर मिनट, वो जीरोथ ऑर्डर की है। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो सिर्फ टाइम इनवर्स आएगा, मिनट इनवर्स भी हो सकता है, सेकंड इनवर्स भी हो सकता है, आवर्स इनवर्स भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन उनको बोलते हैं जिनका n 2 के इक्वल है। तो यहां हम 2 पुट कर देते हैं। 1 माइनस एन था तो 1 माइनस 2 आ गया, तो हमारे पास k कितना आया, मोल पर लीटर की पावर -1। 1 में से 2 माइनस करेंगे -1 बचेगा। टाइम इनवर्स यानी कि मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स या मोल इनवर्स लीटर मिनट इनवर्स, ये आपके पास यूनिट बन गई है फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में हमारा n 3 होगा, यानी कि रिएक्शन का रेट जो हमारा है 3 रिएक्टेंट की टर्म्स पे डिपेंड करता है। तो यानी कि आपका जो ये n है, n की जगह आपको अब 3 पुट करना है। मोल पर लीटर 1 माइनस एन यानी कि 1 माइनस 3, यानी कि ये हमारे पास आया 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचा, -2, तो ये -2 आ गया। तो आपके पास ये कितना आया, यहाँ से मोल की पावर -2, माइनस माइनस कैंसल हो गए हैं, लीटर स्क्वेयर, और इधर हमारे पास सेकंड इनवर्स आया। टाइम की जगह सेकंड में लिखना चाहो तो सेकंड इनवर्स, मिनट में लिखना चाहो तो मिनट इनवर्स। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड ऑर्डर की यूनिट। तो ये 4 यूनिट आपके पास हो गई है, जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। चारों की मैंने आपको यूनिट बता दी क्या क्या होती है। चारों को निकालने का सिर्फ ये फॉर्मूला है, यहाँ हमें n की वैल्यू पुट करनी है और n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास आ जाती है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। और 1 मार्क में ये टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क में यहाँ से हमारे पास बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिट जीरो ऑर्डर की क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की क्या है, सेकेंड ऑर्डर की क्या है, या फिर थर्ड ऑर्डर की क्या है। फ्रैक्शनल ऑर्डर की यूनिट हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हो रहा है यहाँ से,
यहां से हमारे पास बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आता है भी ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसकी यूनिट वही होती है जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। रेट ऑफ रिएक्शन हमने पहले लेक्चर में डिस्कस करा था। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी मोल पर लीटर पर सेकंड, और आज मैंने आपको डिस्कस कराया जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट भी मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए भी ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जिनकी वही यूनिट होती है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड एंड जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट भी मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, तो हमारा आंसर आया जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन हैं जिनकी वही यूनिट है जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। सबको समझ में आ गया? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ये टॉपिक था हमारा यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के अंदर कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस आपस में टकराए हैं, जिनके टकराने से रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, उसे मोलिकुलैरिटी बोला जाता है। तो इसको हमने कैसे डिफाइन करना है? इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर। कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड किए हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, सो एज टू रिजल्ट इनटू ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स मोलिकुलैरिटी। तो मोलिकुलैरिटी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में टकराएंगे साइमल्टेनियसली और जिनकी वजह से हमारी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड इट्स मोलिकुलैरिटी। अब मोलिकुलैरिटी को हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? इसके लिए हम दो अलग अलग तरीके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर कोई सिंपल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन किसको बोलते हैं? सिंपल रिएक्शन उसको बोला जाता है जो सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, उसे सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं या एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोला जाता है उसको। ठीक है, तो 1 मार्क में ये भी क्वेश्चन आया है कई बार बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट आर एलिमेंट्री रिएक्शन। ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर एलिमेंट्री रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती हैं? तो आप आंसर लिखेंगे द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन वन स्टेप। जो रिएक्शन एक स्टेप में हो रही हैं, मीन्स जो सिंपल रिएक्शन है, उन्हें एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी हम कैसे निकालेंगे? जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, वही उसकी मोलिकुलैरिटी है। जैसे आपके पास ये रिएक्शन मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखी है 2HI दैट गिव्स H2 + I2। यहाँ पर हमारे कितने रिएक्टेंट हैं? 2, तो इसकी मोलिकुलैरिटी हो गई है 2। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2A 1A 3, तो इसकी मोलिकुलैरिटी हो गई है 3A और 1A 4। मोलिकुलैरिटी यहाँ पर हो गई है 4। तो मोलिकुलैरिटी कैसे निकलेगी सिंपल रिएक्शन की? नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपके पास कोई इक्वेशन बैलेंस्ड पड़ी है, उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वो उसकी मोलिकुलैरिटी होता है। आपको अगर याद हो, जब मैंने ऑर्डर बताया था तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आया था? 0। ठीक है ना, 0 ऑर्डर रिएक्शन थी, लेकिन मोलिकुलैरिटी इसकी क्या है? 3 + 1 4। और इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना था? 2 था, और मोलिकुलैरिटी भी 2 है। तो दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी में, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पहले इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो मोलिकुलैरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन केस ऑफ सिंपल रिएक्शन। लेकिन अगर रिएक्शन सिंपल नहीं है
बल्कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। सपोज हमारी रिएक्शन सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो सी है वो स्टेप्स में होती है। इसको यहां से काट देते हैं, सिंपल ये लिखवा दो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जनरली टेक्स प्लेस इन स्टेप्स। जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये स्टेप्स में होती है, एंड ईच स्टेप हैज इट्स ओन मोलिक्यूलरिटी। 2 स्टेप में हुई, 3 स्टेप में हुई, हर एक स्टेप की अपनी अपनी मोलिकुलरिटी होगी। मतलब जिस स्टेप के अंदर जितने भी रिएक्टेंट हैं वो उसकी मोलिकुलरिटी होगी, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। हमारे पास ये रिएक्शन है N2O5 दैट गिव्स 4NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन एक्चुअल में हमारी कॉम्प्लेक्स है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। कॉम्प्लेक्स किसको बोला गया है, जो स्टेप बाय स्टेप होती है। ये रिएक्शन हमारी एक्चुअल में 2 स्टेप में हो रही है। एक स्टेप में तो N2O5 NO2 प्लस NO3 में कन्वर्ट हो रहा है 1 स्टेप में। दूसरे स्टेप में दूसरा N2O5, 2 मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल यहाँ रिएक्ट कर गया, एक मॉलिक्यूल यहाँ, ये रिएक्शन करेगा NO3 के साथ और किस चीज के कन्वर्ट होगा, 3NO2 में कन्वर्ट होएगा। 3NO2 प्लस 3NO2 के साथ में इसमें हमारा O2 बनेगा, 3NO2 प्लस O2। कहने का मतलब ये आपका जो ये पहले वाली रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप आपका स्लो होता है, ये स्टेप आपका फास्ट है। आपका इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर या मैं कहूँ रेट, तो आपका होगा N2O5 के प्रोपोर्शनल पावर 1। क्यों? क्योंकि ऑर्डर या रेट किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे। स्लो स्टेप में एक रिएक्टेंट है तो इसका हमारा रेट ये हो गया 1 रिएक्टेंट है तो रेज टू पावर 1, मतलब इसका ऑर्डर 1 हो गया है। और मोलिकुलरिटी अभी मैंने लिखा कि ईच स्टेप की अपनी अपनी मोलिकुलरिटी होती है। मतलब स्टेप 1 की मोलिकुलरिटी 1 है क्योंकि इसमें 1 रिएक्टेंट मोलिक्यूल है, और स्टेप 2 की मोलिकुलरिटी 2 है बिकॉज यहां पर 2 रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स हैं। सो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल नो मोलिकुलरिटी, ओवरऑल कोई मोलिकुलरिटी नहीं होती, बट इसके जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स की अपनी अपनी मोलिकुलरिटी होती है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुई है। पहला स्टेप हमारा फास्ट है, स्लो है सॉरी, दूसरा स्टेप हमारा फास्ट है। इस स्टेप के अंदर एक रिएक्टेंट है तो इसकी मोलिकुलरिटी 1 है, इस स्टेप में 2 रिएक्टेंट है तो इसकी मोलिकुलरिटी 2 है। मींस जो रिएक्शन स्टेप्स में होती है उसकी अपनी अपनी मोलिकुलरिटी होती है, ओवरऑल रिएक्शन की कोई मोलिकुलरिटी नहीं होती। तो दोनों में डिफरेंस अब हम लोग देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। ऑर्डर किसका सम होता है, अल्फा प्लस बीटा का सम। अल्फा प्लस बीटा का मतलब उन कोफिशिएंट्स का सम जिनके ऊपर हमारी रिएक्शन का रेट एक्चुअल में डिपेंड करता है। मतलब फर्स्ट में तो हमने इनकी डेफिनेशन लिखनी है जो आपको पहले लिखवाई गई थी कि ऑर्डर इज द सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ दोज रिएक्टेंट्स ऑन विच रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। और इधर मॉलिकुलरिटी में हम कहेंगे ये A प्लस बी के सम के इक्वल होता है। A प्लस बी हमारे पास क्या थे, A प्लस बी हमारे पास वो रिएक्टेंट थे, सॉरी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया था,
तो वो कोफिशिएंट्स थे जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो ऑर्डर एक्चुअल में रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलैरिटी, टोटल कोफिशिएंट्स प्रेजेंट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा जो सा हमारे पास डिफरेंस है, ऑर्डर कैन बी जीरो एंड इवन इन फ्रैक्शंस। रिएक्शंस का ऑर्डर जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, लेकिन अगर हम यहां बात करें जो मॉलिक्यूलैरिटी है, नाइदर बी जीरो नोर इन फ्रैक्शंस। ना मॉलिक्यूलैरिटी जीरो हो सकती है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं ऑर्डर को। और ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसे हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं करते। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा? स्लो स्टेप के ऊपर। स्लो स्टेप के ऊपर आपका ऑर्डर डिपेंड करेगा, लेकिन यहां हम बात करेंगे ईच स्टेप इन ए complex reaction has its own molecularity। अगर आपकी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो मोलिकुलैरिटी हर एक स्टेप की अपनी अपनी होती है, जबकि ऑर्डर सिर्फ स्लो स्टेप के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये था हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी के बारे में। तो आगे मैं आप लोगों को डिस्कस करा रहा हूं टॉपिक दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म का मतलब रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना। ये हमने +1 में भी डिस्कस किया है, ऑर्गेनिक में पढ़ा था किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म मतलब किस किस स्टेप में, पहले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में क्या हुआ और लास्ट स्टेप में ऐसे क्या हुआ। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे? ए सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शंस, यानी कि स्टेप स्टेप बना करके रिएक्शन को लिखना। स्टेप रिएक्शंस का एक नाम और रखा गया है एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ए सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शंस या एलिमेंट्री रिएक्शन प्रपोज्ड टू अकाउंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हमने रिएक्शन के स्टेप्स बनाए हैं। उन स्टेप्स को हम लोग स्टेप में रिएक्शन को लिखना, इसे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है जी। यहाँ से 1 नंबर में डेफिनेशन आपके पास आ सकती है कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है, या अलग से क्वेश्चन आपके पास यूं भी आ सकता है, व्हाट इज एलिमेंट्री स्टेप इन ए प्रोसेस, ऐसे भी आ सकता है। एलिमेंट्री स्टेप किसको बोला गया है? मतलब ओवरऑल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए आपने रिएक्शन के स्टेप्स जो बनाए हैं, उन स्टेप्स को एलिमेंट्री स्टेप्स कहा गया है। तो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? आंसर में हम लिखेंगे ए सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शंस प्रपोज्ड इन अकाउंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन के स्टडी के लिए हमने स्टेप्स बनाए हैं और इन स्टेप्स को नाम दिया जाता है
मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। सॉरी, यहां हमें बताना था एलिमेंट्री स्टेप्स इन अकाउंट फॉर स्टडी ओवर रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप्स। तो एलिमेंट्री स्टेप ये स्टेप्स हैं जो हमने बनाए हैं ओवरऑल रिएक्शन की स्टडी करने के लिए, और ओवरऑल पूरी प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वही वाला जो मैंने मोलिकुलैरिटी में लिया था कि हमारे पास ये रिएक्शन है 2N2O5 कन्वर्ट हो रही है 4NO2 प्लस O2 के अंदर। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? स्टेप 1, एक मोलिक्यूल N2O5 का NO2 प्लस NO3 में बदल रहा है, एंड दिस स्टेप इज फास्ट, दिस स्टेप इज स्लो। स्टेप 2 में क्या हुआ? दूसरा मोलिक्यूल N2O5 का NO3 से रिएक्ट करता है और 3NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा मैकेनिज्म हो गया, स्टेप बाय स्टेप ओवरऑल स्टडी करना, और हर एक स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप बोला गया है। ये भी एलिमेंट्री स्टेप है, ये भी एलिमेंट्री स्टेप है, मिला करके नाम दिया गया मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मैकेनिज्म का मतलब रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना, एंड ईच स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।